पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी, इनकी लड़ाई से कम एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इन दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है उसको बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी बताती है कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के चोरी करवाया और वो पीएमएल-एन की झोली में डाल दिया। इसी तरह पीएमएल-एन भी बताती है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर पीटीआई का मैंडेट चोरी किया। एक्चुअली तो मैंडेट इन सारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया है। अभी जमात इस्लामी ने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कराची की 22 सीटों को 2 जमातों में बांट दिया, एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में, यानी 15 सीटें दे दी एमक्यूएम को और 7 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। एमक्यूएम की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। पीटीआई की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की लड़ाई में इन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था सियासी, उसे बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। और इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फील्ड मार्शल ने इन दोनों की मदद की है। यानी पीपल्स पार्टी पीएमएल-एन के पोल खोल रही है, पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी के पोल खोल रही है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लाशें गिर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। अब 100 के करीब लाशें गिर गई हैं बकौल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के। सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो दस्तूर लापता हैं। वो एहतजाज करने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने वहीं पे खड़े होकर नाके के पास एहतजाज किया, वापस जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया गया। अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अब तक हमें नहीं पता कि साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब कहाँ हैं। वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, कमज़ोर तबकात के लिए बोलते हैं। हमेशा उन्होंने कश्मीर के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। 2 मरतबा इसराइल ने भी उन्हें गिरफ़्तार किया, बाकायदा वो उनकी हिरासत में रहे, उनके तशद्दुद का सामना किया। लेकिन आप देखें कि सेनेटर मुश्ताक, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। ये है नाज़रीन सूरत हाल। तो अगस्त में बहुत सारे एहतजाज होंगे, वो आप देखेंगे। एक और चीज़ नाज़रीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हमारे पास जहाँ पे नकाब पोश लोग गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, नकाब पोश लोग सादा कपड़ों में फायरिंग कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं उन्हें एक बात समझ आ गई है कि आपने वीडियो बनानी है एंड तक और सबूत इकट्ठे करने हैं। तो ये नकाब पोश लोग जब फायरिंग वायरिंग करते हैं और उनकी वीडियो बनाई जाती है ताकि बाद में ये कहा जा सके कि ये देखें आज़ाद कश्मीर के लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो जो कश्मीरी नौजवान हैं वो इनकी वीडियो बनाते रहते हैं, हत्ता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाके खड़े हो जाते हैं। यानी किसी जगह पे नकाब पोश अफराद आते हैं, वो आकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वही वाले नकाब पोश अफराद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुए गप्पे लगाते हुए भी दिखाई दे देते हैं, या उनके साथ आते हुए और जाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के नौजवान जान पर खेल के एक एक वीडियो बना के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके खाते ना डाला जा सके। अभी कुछ साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके अकाउंटों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ शेयर की गई हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि कश्मीरी खड़ा है, वो फायरिंग कर रहा है और बाकी आसपास के लोग बिल्कुल इररेलेवेंट हैं उस फायरिंग से, बल्कि उसके पास से एक मोटरसाइकिल वाला 2 लोग गुजरते हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ को वो गोलियां चला रहा है और वो जा रहे हैं उधर को। यानी लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ फायरिंग की रिटायर फौजी लगा रहे हैं। अभी तुमने सारी ज़िंदगी बंदूक के साथ गुजारी है, कम से कम तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि ये जाली वीडियो बनी हुई है, इस तरह के माहौल में ऐसे फायरिंग होती ही नहीं है और ये वीडियो जाली बनी हुई है और वो आदमी उसी सिमत जा रहे हैं, लोग वहीं से गुजर रहे हैं जहाँ वो गोलियाँ चला रहे हैं, लोगों को लगी नहीं रही। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। प्रोपेगेंडे का एक दौर है और सब मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया। सबसे पहले कायदे आज़म को लापता करके पहुंचा दिया ज़ियारत में, ना कायदे आज़म से पहले ना कायदे आज़म के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने ज़ियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आज़म है जिसको ज़ियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहाँ पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहाँ पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आज़म की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक़ में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फ़िकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ़ार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक, मुझे कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है,
कोई एक मुझे पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है। वो मिलिट्री जनरल्स जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनकी तनख्वाहों से बहुत दूर की और ऊपर की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। जजीरे खरीदने वाले भी गद्दार नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स बनाने वाले भी गद्दार नहीं है। रिटायरमेंट के बाद बड़े अहम ओहदे ले लेने वाले भी गद्दार नहीं। गद्दार सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्यूरोक्रेट गद्दार होगा, पुलिस वाला गद्दार होगा, ये बेचारा महकमा माल वाला गद्दार होगा, कोई सियासतदान गद्दार होगा, कोई सहाफ़ी गद्दार होगा, कोई मौलवी गद्दार होगा, कोई बेचारा दीनी शख्स है वो गद्दार होगा, पठान गद्दार होगा, मुहाजिर गद्दार होगा, पंजाबी गद्दार, सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन कोई जर्नैल कभी गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार नहीं हो सकता। उनके अलावा सब के ऊपर ये ठप्पा पाकिस्तान में बार बार लगाया गया। अब नादरीन, सिचुएशन पाकिस्तान में ये है कि जिन इदारों को इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना था वो आज़ाद कश्मीर में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो बलूचिस्तान में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां दे रहे हैं कि तुम फाइनल कॉल की तरफ जाओगे तो हम भी फाइनल ये कर देंगे, तो ऑपरेशन कर देंगे, तो क्रैक डाउन कर देंगे। वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि जजों को काबू कैसे करना है। वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम कैसे लेकर आनी है। आप अंदाज़ा करें सियासत कैसे करनी है, वो इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब आप ये हंगू का एक इंसिडेंट हुआ चेक पोस्ट के ऊपर, खदेना चेक पोस्ट है हंगू में, वहाँ पे दहशतगर्दों का एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ जहाँ एक डीएसपी दियार खान शहीद हो गए। इनके बारे में जो इब्तदाई इतलात आई हैं वो ये कि ये बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अहले खाना को सबको सब्र अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डीएसपी दियार खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। और इनके साथ इस दहशतगर्दी के हमले में 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। अब ये इब्तदाई इतलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा 32 पुलिस वाले ज़ख्मी भी हो गए हैं। टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाक़े की और ये दावा किया है कि उन्होंने कुछ अहलकारों को अगवा भी कर लिया है या यरगमाल बना लिया है। ये जो खबर है रिफतुल्लाह और सही साहब ने भी दी है, दीगर कुछ और सहाफ़ियों ने भी दी है। इसके अलावा स्वात के इलाके में भी दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। तो ये मल्टीपल इंसिडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। बलूचिस्तान चले जाएँ तो सरहदों को वहाँ पर रेगुलेट करने की बजाय उनको बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के सारे कारोबार बंद हो गए। अब बलूचिस्तान का जो ज़िला नोशकी है वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों का कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बंद है। तशद्दुद और अगवा के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोज़गार की बंदिश है, जराइम में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया इन लोगों ने। और आज भी बलूचिस्तान का जो हल है वो सियासी लोगों के पास है।